ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने बर्नौलीज थ्योरम कर लिया था। बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम में एनर्जी कंजर्व्ड है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो एक्सप्रेशन कल हमने ड्राइव किया था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स वन साइड और सेकंड साइड पर ये सारे सम इक्वल आएंगे। लाइक इसे आप 1 1 1 लगा दो, राइट में आप 2 2 2 लगा दो, ये दोनों सम्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम आप कई तरह के फ्लो के लिए लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो में मैंने बताया था दोनों साइड हाइट कांस्टेंट होगी तो हाइट नहीं आएगी एक्सप्रेशन में। हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए डिस्कस किया था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब बताया था कि दोनों साइड पाइप का लेवल सेम होना चाहिए। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि बर्नौलीज के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पाइप पर लगा रहे हो। कल हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी जिसमें हट में आप बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे थे। मैंने ये भी कहा था कि बिल्डिंग में अगर एक डोर है, एक विंडो है, डोर से एयर आती है और विंडो से बाहर निकल जाती है और वाइस वर्सा। तो आप एक विंडो और डोर वहां भी आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम कहीं भी जहां कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड या गैस फ्लो कर रही है, बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल। कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस करेंगी, कुछ एप्लीकेशंस आपके पास लिख कर दी जाएंगी। एक एप्लीकेशन है जिस पर मुझे एक न्यूमेरिकल कराना है, तो पहले मैं वो एप्लीकेशन डिस्कस कर दूं। सो लास्ट लेक्चर कल वाला हमने इस डिस्कशन पर छोड़ा था कि अगर एक एरोप्लेन जा रहा है तो उस एरोप्लेन का इंजन उसे अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं देता, इंजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देता है। तो ऐसा क्या होता है जिस फोर्स की एरोप्लेन एक सर्टेन वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल जाने के बाद अपवर्ड्स जाना शुरू कर देता है। अब जिसे टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ में बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैं सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोसेस ले रहा हूं जिसमें बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होती है एंड इट्स अ मेजर वन। कि अगर मैं ये विंग ले लूं, भाई प्लेन के विंग का एक बहुत डेफिनेट शेप होता है। ये प्लेन का विंग है, कुछ इस तरह का शेप होता है, नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से कर्व होता है। इसे मैं कहता हूं फर्स्ट सरफेस और इसे मैं कहता हूं सेकंड सरफेस। जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट। सो देखिए, लिफ्ट जो मिलेगी एयरप्लेन विंग के ऊपर, वो एयरप्लेन विंग के ऊपर और एयरप्लेन के विंग के नीचे जो एयर प्रेशर है, उस एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मिलेगी। सो मान लीजिए यहां कुछ एयर फ्लो कर रही है, just above the wing भाई ऊपर भी कुछ एयर है और कुछ एयर नीचे भी होगी। सो ये जो नीचे एयर है ये विंग को ऊपर पुश करेगी। जिस प्रेशर से एयर पुश कर रही है उसे P2 कह देते हैं। जो ऊपर एयर है वो भी विंग को पुश करेगी, डाउनवर्ड्स पुश करेगी। जिस प्रेशर से पुश कर रही है दैट प्रेशर इज P। ये एरोप्लेन विंग है। अब होता क्या है, जब ये विंग रेस्ट में होता है तो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 एग्जैक्टली इक्वल है। दोनों प्रेशर इक्वल है तो ये विंग रेस्ट में रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। लेकिन जब ये एरोप्लेन मूव करना शुरू करता है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, जैसे जैसे ये मूव करेगा इसके मोशन की वजह से वेलोसिटीज में ओवर द विंग एंड बिलो द विंग जो वेलोसिटीज है उसमें डिफरेंस आएगा। लाइक ओवर द विंग जो वेलोसिटी होगी v1
और यहां जो विंड की वेलोसिटी है v2। इसमें रिलेशन डिफरेंस ये आता है कि ऊपर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, कंपेरेटिव नीचे वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी v2 इज लेस देन v1। तो यहां जो एयर है दैट्स लो वेलोसिटी एयर। और ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इट्स लो वेलोसिटी हाई प्रेशर एयर। और अगर आप ऊपर जाएंगे, इट्स हाई वेलोसिटी लो प्रेशर एयर। जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ये मैंने कल हॉरिजॉन्टल फ्लो में आपको बताया था। सो ये P2 प्रेशर ज्यादा मींस नेट अपवर्ड्स प्रेशर ज्यादा होगा। P2 इज ग्रेटर देन P1। सो विंग will experience a net upwards pressure। तो ये जो विंग होगा एक नेट अपवर्ड्स प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट प्रेशर इज P2 माइनस P1। ऊपर से प्रेशर माइनस जितना प्रेशर नीचे आकर है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंग एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स। सो यहां जो नेट अपवर्ड फोर्स होगी दैट नेट अपवर्ड फोर्स P2 minus P1 multiplied by area। Net upward force is pressure into area। It's P2 minus P1 into area। ये net upward force एक्ट करेगी विंग के ऊपर। और इस अगर ये net upward force exceeds weight, अब जैसे ये वेट को एक्सीड कर जाएगा वेट ऑफ विंग और वेट ऑफ प्लेन, इट टेक्स ऑफ। तो वहीं टेक ऑफ शुरू हो जाता है। सो मुझे जो न्यूमेरिकल कराना है वो बेसिकली इसकी कैलकुलेशंस पर होगा। आपको इसी को कैलकुलेट करना है और प्रूफ करना है कि ये ऊपर कब जाएगा। सो ये बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है। जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो में। तो नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से प्रेशर कम होगा और एक नेट अपवर्ड्स प्रेशर एक्ट करेगा। इतना लिखिए फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए। Excuse me, sir. यस युवराज। तो चैट डिसेबल्ड आ रही है। अच्छा हाँ मैंने कर दिया वो। फिर हो गया एक्टिवेट हो गया। भाई इतना हो जाए बताइएगा। इसमें न्यूमेरिकल एक हाँ यश V2 is less than V1। It's due to this particular shape। इस पर्टिकुलर शेप को एरोफॉइल कहते हैं। तो होता ये कि कर्व्ड होने की वजह से जो फ्लो होगा एयर का वो स्ट्रीमलाइन होता है। यश कर्व्ड होने की वजह से स्ट्रीमलाइन में सेपरेशन कम होगा। यहां स्ट्रीमलाइंस में सेपरेशन कम हो जाएगा। जहां स्ट्रीमलाइन क्लोज है सेपरेशन कम है, दैट मींस वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहां सेपरेशन स्ट्रीमलाइन में बढ़ जाएगा। स्ट्रीमलाइन मींस ये जो फ्लूइड की लेयर्स है, जहां सेपरेशन बढ़ जाएगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। सारा खेल इस शेप का है। अब इसका ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है जो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा पाऊं। तो ये शेप का इफेक्ट है, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। ये आपको ये फैक्ट मानना पड़ेगा कि जहां ये कर्व्ड होगा वहां स्ट्रीमलाइंस में सेपरेशन कम होता है। जहां सेपरेशन कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। यस सो इस जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसके दो ही आंसर्स होते हैं। या तो आपको एक्सपेरिमेंटली देखना होगा या फिर दूसरा आंसर यही कि शेप की वजह से स्ट्रीमलाइन में सेपरेशन कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
ओ यस, बस एक छोटा सा कर देना यार ये। यस गौरव, आप ठीक कह रहे हैं। प्लेन इधर जाएगा, जब प्लेन इधर जाएगा तो वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगी। एयर की वेलोसिटी प्लेन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, प्लेन इधर जाएगा तो वेलोसिटीज ऊपर डायरेक्शन में। इट जस्ट बिकॉज बाय चेंजिंग एंगल आप ये जो शेप है, शेप को शिफ्ट कर रहे हो। शेप जैसे जैसे चेंज होगा, ये जैसे जैसे कर्व्ड होता चला जाएगा, कर्व्ड होने की वजह से लेयर्स के बीच में सेपरेशन, स्ट्रीमलाइन के बीच का सेपरेशन कम होता चला जाता है। एंड जस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीमलाइन, द वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यस, because the lift ultimately depends upon pressure difference. Pressure difference depends upon velocity difference. If you keep on increasing the curvature of the wing, the velocity difference will increase, due to which pressure difference increase, and this wing will experience a net force in upwards direction. Okay, so मैं इसको erase करूं? Yes, sir. Sure. Yash? Yes, sir. So numerical based on the same concept. So the question says कि an aircraft has a mass of 3.3 into 10 raised to the power 5 kg. If total wing area is 500 meters square, it is in level flight with speed of 960 kilometer per hour. A part. Calculate pressure difference between lower and upper wing, lower and upper surface of wing, B part. Calculate fractional increase in speed of air on upper surface of wing relative to lower surface. आपको डेंसिटीज दी हुई है। एयर की डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। चलिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको एयरक्राफ्ट गिवन है, इसका मास है 3.3 इंटू 10 रेज़ पावर 5 kg, विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, ये एवरेज स्पीड है प्लेन की। वो आपसे कह रहा है प्रेशर डिफरेंस निकालिए। सो देखिए, अगर ये प्लेन है,
ऊपर से कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है P1, नीचे से कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है P2, नेट अपवर्ड्स और विंग का एरिया ए ले लो, नेट अपवर्ड जो फोर्स होगी वो नेट अपवर्ड फोर्स इतनी होगी P2 माइनस P1 इज ए। एक चीज और, जब वो कहना टोटल विंग एरिया मींस दोनों विंग्स का मिलाकर एरिया दिया हुआ है, so the net upward force is P2 minus P1 into A. That's the net upward force on the wing of the plane. वेट जो है प्लेन का वेट ऑफ द प्लेन इज mg। m आपको दिया है 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू जी। जी की आप वैल्यू रख दीजिए, जी 10 हो जाएगा इंटू 10 न्यूटन। अब वो आपसे कह रहा है कि एरोप्लेन लेवल फ्लाइट में, लेवल फ्लाइट मींस एरोप्लेन इक्विलिब्रियम में, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सो इन लेवल फ्लाइट, तो जिससे वो लेवल फ्लाइट कह रहा है, इसी को वो इक्विलिब्रियम भी कह सकता है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये जो फोर्स है अपलिफ्ट, ये 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। सो यहां से आप P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। इट्स 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 बाय एरिया। एरिया आपको गिवन है 500 मीटर स्क्वायर। So this is 3.3 into 10 raised to the power 6 by 500. So यहां से आपने P2 minus P1 कैलकुलेट कर लिया कि P2 minus P1 is 3.3 by 5 into 10 raised to the power 4 pascals. भाई यहां तक बताइए, इतना क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस युवराज। सर इसमें इंडिविजुअल प्रेशर नहीं आते कि P2 कितना होगा P1 कितना होगा, ऐसे ही आएगा? उसने तो अभी आपसे प्रेशर डिफरेंस पूछा है, फिर देखते हैं इतना डेटा हुआ तो कि P1 और P2 दोनों निकाल पाए। अच्छा अभी तो आपको नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स नेट प्रेशर की इक्विवेलेंट होगी। सो नेट प्रेशर इज अपर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। तो बेसिकली इसमें वेट ऑफ प्लेन को हमने डिवाइड कर दिया एरिया से ऑफ द विंग। हाँ, हमने बेसिकली वेट को नेट अपलिफ्ट से बैलेंस कर दिया। सर नेट अपलिफ्ट हमारा क्या होगा? नेट अपलिफ्ट इज दिस प्रेशर डिफरेंस। ओके सर। प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। जो नीचे वाली एयर ऊपर लगा रही है, ऊपर वाली लेयर नीचे लगा रही है, नेट जो प्रेशर ऊपर का एक्ट कर रहा है, दैट्स नेट अपलिफ्ट। यस गौरव, टोटल एरिया मींस एरिया ऑफ बोथ द विंग्स, दोनों विंग्स का एरिया हम एक साथ ले। अब्दुल्ला लेवल, एक मिनट अब्दुल्ला, लेवल फ्लाइट है ना, इक्विलिब्रियम। भाई वेट विंग का नीचे एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, जिसको आप P2 माइनस P1 इंटू ए कह रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होंगे ना, तभी तो प्लेन लेवल फ्लाइट में रहेगा। एक्सक्यूज मी वेट सर। ज्यादा हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा। हाँ जी। सर जैसे ये हम प्लेन की टेक्नोलॉजी देखें तो वो ऐसे डिजाइंड है कि वो अपलिफ्ट हो जाए। जो हम गाड़ी की डाउन फोर्स की बात करते हैं तो इसमें बस अगर हम उस फ्लैप को उल्टा कर दे तो वो डाउन फोर्स भी तो प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डाउनवर्ड, लेकिन जिस स्पीड से गाड़ी चलती है ना, वो उस स्पीड पर प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं होगा कि आपको इतना अपलिफ्ट मिल जाए कि ऊपर या नीचे चला जाए। टेक ऑफ से पहले प्लेन की वेलोसिटी ये भी बहुत ज्यादा चीज होती होती है कि गाड़ी का जी फोर्स जितना कम होता है, जितना वो ग्राउंड के पास होती है, उतनी है। गाड़ी स्टेबल होती है। तो वो बेसिकली यही होता है क्योंकि उसके नीचे से हवा कम जाए। एयर कम, बहुत सारे रीजन, उनमें से एक रीजन ये। नहीं गौरव, ये दोनों का है। तो वेट तो पूरे प्लेन का दिया हुआ है ना आपको, तो दोनों विंग का प्रेशर डिफरेंस के कोरोस्पॉन्डिंग अपलिफ्ट मिलाकर वेट को बैलेंस करेगा। वेट तो पूरे प्लेन का है ना, दोनों विंग्स के ऊपर जो अपलिफ्ट एक्ट करेगी, वो अपलिफ्ट कंबाइन कर कर पूरे प्लेन के वेट को बैलेंस करेगी। तो 2 तो नहीं आना चाहिए। और कुछ पूछ रहा था कोई, सुधांशु या किसी और को भी कुछ डाउट था? सर यस सर प्लेन्स तो अपसाइड डाउन भी फ्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो वहां पर अगर आप
नीचे वेलोसिटी कम कर दें, ऊपर वेलोसिटी बढ़ा दें, तो वो नीचे चला जाएगा। अगर आप उसका शेप तो इन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, तो वो जो विंग्स के ऊपर जो पोर्शन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो जब वो नीचे जाता है तो उसका शेप चेंज कर दिया जाता है ताकि ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, नीचे प्रेशर कम हो जाए। वो विंग्स के शेप का गेम है। Yes, sir. तो जिसे मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, ये बेसिकली ऊपर फ्लैप्स लगे हुए होते हैं, सारा खेल इन फ्लैप्स का होता है। अच्छा तिशा, 10 raised power 5 आ रहा है, 3.3/5 कितना हो जाएगा? 5 6 कुछ आएगा भाई, यहां तक क्लियर है? यस। और फर्स्ट पार्ट के बाद आपसे कह रहा है फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालिए। पहले तो समझ लो फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या। भाई ये सॉल्यूशन रब कर दूं जितना मैंने लिखा है? 1 मिनट सर जी। ओके, मुझे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको रब नहीं कर रहा। सुधांशु कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। तो सेकंड वाला एरोफॉइल वो बहुत ही जनरल नाम है, एरोडायनामिक्स पर्टिकुलरली सिर्फ प्लेन के लिए आप यूज कर रहे हो। सर जी सर ये टोटल एरिया मतलब अपर एरिया, लोअर एरिया और साइड का भी एरिया है। नहीं, जहां फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स नीचे एक्ट कर रही है ना, नीचे और ऊपर, तो ऊपर और नीचे का एरिया, दोनों एरियाज इक्वल है, ऊपर का और नीचे का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल। यश, डाउन फोर्स तो नहीं होगी। नहीं सुधांशु, वो शेप एरोडायनामिक्स नहीं होता, वो थोड़ा सर, पॉइंटेड होता है ताकि एयर प्रेशर कम हो, मतलब एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम रहे। एरोडायनामिक्स नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर। यस सुधांशु। हाँ यस युवराज। सर जब हम बोट की शेप लेते हैं तो बोट की शेप जिस तरीके से होती है स्ट्रीमलाइन तो होती है, बट वो कहीं ना कहीं एयर प्रेशर में भी काम करती है ताकि वो ऊपर फ्लोट करे। नहीं, वो सिर्फ ऐसी होती है ताकि एयर फ्रिक्शन कम हो जाए, पॉइंटेड होता है ना आगे से, सिर्फ इसलिए कि एयर फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है फ्रैक्शन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर। तो मुझे बताओगे कहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर ज्यादा है v1 या नीचे ज्यादा है v2? तो ऊपर। ऊपर ज्यादा। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज जिसे हम कहते हैं, that fractional increase is basically increase in velocity divided by average velocity. This is fractional increase. So increase in velocity is v1 minus v2 divided by average velocity. तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप फैक्ट क्या यूज कर सकते हैं, उसने आपको जो 960 दी है उसने कहीं नहीं मेंशन किया कि ये ऊपर है या नीचे है। सो दिस 960 इज एवरेज. So this is 960 kilometer per hour. So it's 960 into 5 by 18. So अगर मैं इसे कैंसिल करूं 18 को 6 3 6 0 800 by 3 meter per second. ये एवरेज स्पीड है। आपको देखो इतना डेटा नहीं दिया कि आप v1 और v2 दोनों निकाल लें, आपको सिर्फ इतना डेटा दिया हुआ है कि आप v1 माइनस v2 निकालें। तो देखिए वो काम आप कैसे करेंगे, आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लो में जो बर्नौलीज थ्योरम है दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब मैंने बताया था H1 H2 हॉरिजॉन्टल फ्लो में सेम होता है। ओके तेजा, तो देखिए आप जो अप्लाई करोगे ना वो विंग के लोअर पार्ट पर और विंग के अपर पार्ट पर आप बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं।
अगर आप हाइट ग्राउंड से ले रहे हो तो भाई ग्राउंड से विंग के लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में हाइट में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना आएगा, कुछ थिकनेस ऑफ द प्लेन। भाई प्लेन कुछ किलोमीटर की हाइट पर है तो विंग की जो थिकनेस होगी वो थिकनेस तो नेग्लिजिबल होगी। तो वहां से आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो में हाइट नहीं आएगी, इसीलिए मैं हॉरिजॉन्टल फ्लो कह रहा हूँ। दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ आप जो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं वो आप अप्लाई कर रहे हो विंग के लोअर और अपर पार्ट। विंग के लोअर और विंग के अपर पार्ट पर आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो दोनों साइड से जो हाइट वाली टर्म्स होंगी वो हाइट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो आप यहां से लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज हाफ रो, इसको उधर सब्ट्रैक्ट करा दो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2 ओवर रो is V2 square minus V1 square is V2 minus V1 multiplied by V2 plus V1। अब आप एक काम कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप जरा ढंग से देखोगे तो ये V2 प्लस V1 बाई 2 को कुछ लिख सकते हैं, आप बताओगे मुझे? अब तक पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे मैंने। So average velocity. This is average velocity, ना So average V1, velocity. and this 2 will cancel this 2, so we are left with P1 minus P2 by rho is V2 minus V1 into V average. So V2 minus V1 is P1 minus P2 is rho into V average. तो यहां से आप V2 minus V1 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये V2 minus V1 ना होकर शुड बी V1 minus V2, क्योंकि नीचे की वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसे आप लिख दीजिए V1 minus V2। सो अब यहां से V1 minus V2 कैलकुलेट कर दो और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं सॉरी सही तरीके से इट्स V2 minus V1, V2 minus V1। यहां से आप V2 minus V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा कैलकुलेट करके बताइए तो मुझे V2 minus V1 कितना है। हाँ यश, पेपर प्लेन्स में भी लिफ्ट होता है, आप उसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो बट वो ऊपर चला जाता है। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप, नीचे से जो आप शेप देते हो। यस आमना, V1 इज मोर, बट यहाँ भी P2 minus P1 है ना, यू कैन टेक नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स, तो ये P2 minus P1 और V1 minus P2। सो देखिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए। सो ये आ जाएगा P2 minus P1 by rho into V average is V1 minus V2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। P2 minus P1 is this 3.3 by 5 into 10 raised power 4। भाई एयर पर आप लगा रहे हो, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 दिया है, V average is 800 by 3 is V1 minus V2। भाई ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो भी आंसर आए ये वेलोसिटी डिफरेंस है, फ्रैक्शनल इंक्रीज के लिए इसे V एवरेज से डिवाइड कर दीजिए। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़।
कुछ और एप्लीकेशंस है बर्नौलीज थ्योरम। इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी बहुत कुछ करना है बर्नौलीज के अंदर। मैं रब कर दूं, सब लिख चुके हैं? Yes, sir. चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, सो एक न्यूमेरिकल हमने कल किया था बर्नौलीज पर। एक उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आप ओपन सिस्टम पे अप्लाई करोगे, जैसे एयरप्लेन विंग पर आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस हैं, बट उन एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने से पहले जरा सा फ्री फॉल बताओ मुझे। मैं फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। एक मास एम की बॉडी को मैंने ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h। ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो मुझे वेलोसिटी चाहिए। मैं एक्सप्रेशन यूज कर लेता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। मैं पूरी डिटेल नहीं लिखने वाला। इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन इज -g, डिस्प्लेसमेंट इज -h। तो जो वेलोसिटी होगी फ्री फॉल में, दैट वेलोसिटी इज √2gh। भैया याद है इतना? ये हमने फ्री फॉल में किया था। Yes, sir. इतना नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट करो सर, अब करो। चलिए लिख लिया होगा इतना। अब यहां समझिए जरा ढंग से, टॉरिसलिस थ्योरम। Torricelli's theorem is basically known as law of efflux। तो समझिए इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ ये कहता है स्पीड ऑफ लिक्विड और फ्लूइड फ्रॉम एन ओरिफिस is √2gh where h is depth of orifice below water surface। डेप्थ ऑफ ऑरिफिस बिलो वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के नीचे ऑरिफिस की जो डेप्थ है, दैट डेप्थ इज h। तो देखिए ये ऑरिफिस है। ऑरिफिस मीन्स एक बहुत फाइन होल। आपने एक कंटेनर में लिक्विड लिया और उस लिक्विड के अंदर आपने एक बहुत ही फाइन होल कर दिया। उस फाइन होल को आप ऑरिफिस कहते हैं।
सो फ्री सरफेस से लेकर यहां तक जो डेप्थ है दैट डेप्थ इज h. ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, यहां तक डेप्थ h है. इस डिस्टेंस को मैंने कुछ मार्क कर दिया है. लेट्स से दैट डिस्टेंस इज y1 और फ्री सरफेस की जो हाइट है फ्रॉम दिस एंड दैट इज y2. यहां से इसको मैं n2 कह रहा हूं और इसे मैंने n1 कह दिया. ऑरिफिस सिर्फ एक होल को कहते हैं अब्दुल्ला. मैंने टैंक लिया, एक छेद कर दिया उसके अंदर, बहुत ही माइन्यूट सा होल करा है, उसको ऑरिफिस कहते हैं. निडल से आपने होल कर दिया, फाइन होल आपका ऑरिफिस है. सो यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उस लिक्विड की वेलोसिटी v1. आपको कैलकुलेट करना है v1 इन टर्म्स ऑफ h. तो v1 इन टर्म्स ऑफ h कैलकुलेट करने के लिए आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कीजिए एंड 1 और 2 पर. आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कीजिए एट एंड 1 एंड 2. 1 और 2 पे जब आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे इट्स p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 is p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2. अब आप वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए. देखिए h1 इज बेसिकली योर y1, h2 इज योर y2. तो यहीं पर मैं h1 की जगह y1 लिख रहा हूं, h2 की जगह मैं यहां पर y2 लिख रहा हूं. ये लिख दिया मैंने. आपको किसी तरह से कैलकुलेट करना है v1. तो v1 वाली टर्म यहां रहने दीजिए, बाकी सब राइट में ले जाइए. तो इसे लिखते हैं हाफ रो v1 स्क्वायर इज p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gy2 माइनस p1 माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर. v1 तो हमने ले लिया, रो gy1. दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो अगर आप यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी और जिस स्पीड से लिक्विड कम हो रहा है 2 पर, मुझे बता सकते हो जरा 1 और 2 में कहां लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी? ये लिक्विड की वेलोसिटी ऑरिफिस पर, ये लिक्विड की वेलोसिटी है फ्री एंड पर. कहां वेलोसिटी कम होगी? 2. 2 पर लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, है ना. या धीरे धीरे लिक्विड नीचे आ रहा होगा. 2 पर वेलोसिटी कम होगी, 1 पर वेलोसिटी ज्यादा होगी. इनफैक्ट अगर एरिया 2 का बहुत ज्यादा बड़ा है, भाई 1 पर वेलोसिटी कैसे कम हो सकती है? 2 पर कम होगी ना. मैं आपने एक टैंक लिया, टैंक में यहां पर एक बहुत फाइन सा होल कर दिया, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है और ये लेवल धीरे 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 कम हो रहा है. जिस स्पीड से ये लेवल कम होगा वो स्पीड बहुत कम होगी एज कंपेयर टू वो स्पीड जिससे लिक्विड बाहर निकल रहा है. अब आप चाहें तो इस चीज को आप क्वांटिटी इक्वेशन से प्रूव भी कर सकते हैं. तो यूजिंग क्वांटिटी इक्वेशन एट 1 and 2, using continuity equation at 1 and 2. So 1 और 2 पर जब आप continuity equation अप्लाई करेंगे, so आप ये अप्लाई करते हैं a1 v1 is a2 v2. तो आप लिख सकते हैं कि यहां जो v2 होगा that is a1 by a2 into v1. This is v2 which is a1 by a2 into v1. अब यहां देखिए, so this is v2 which is a1 by a2 into v1. a2 a1 से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है. यहाँ तो एक फाइन होल करा है आपने, ये तो पूरा वाटर सरफेस है.
So A1 by A2 is almost 0. तो आप लिख सकते हो कि V2 जो होगा that's almost 0. That's my equation 2. भाई इक्वेशन 2 बताओ, इक्वेशन 2 समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 क्लियर है कि 1 के कंपेरेबल 2 की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी। चलो गुड। अब इस 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट्स हाफ रो v1 स्क्वायर इज p2 माइनस p1। देखिए ये p2 है, ये -1, इट्स p2 माइनस। एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला स्टेप? कौन सा वाला स्टेप? एक बार टाइप कर दो, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? दिस इज रो जी। भाई आप जिस स्टेप के लिए भी कह रहे थे, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, आप टाइप कर दीजिए कौन सा रिपीट कर रहे हो। तो y2 और ये y1 हो गया रो जी y2 माइनस y1 प्लस ये जो v2 था इसकी जगह 0 रख दिया तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये तो खत्म हो गया। अब यहां से आप आसानी से v1 कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, इतना लिख लीजिए, फिर मैं रब करूंगा सब, फिर v1 निकालेंगे। इतना लिख लीजिए और बताइए मुझे इसको रब करते हैं। यस सुधांशु, दिशा, रब करूं इसे? ओके सो अगर मैं इसको रब कर दूं, इसको रब करते हैं। सो ये मिला आपको v1 स्क्वायर इट्स 2 बाय रो, इट्स p2 माइनस p1 प्लस रो जी multiplied by 2 by rho y2 minus y। रो से रो कैंसिल हो गया। v1 square is 2 by rho p2 minus p1 plus 2g y2 minus y। so यहां से v1 आ गया which is root over it's 2 by rho p2 minus p1 plus 2g y2 minus y। अब देखिए यहाँ छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है, बस अब ये अभी टॉरिस-लीस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। छोटी छोटी कैलकुलेशंस ये हैं, जैसे y2 माइनस y1 है। भाई यहाँ देखकर आप बता सकते हो मुझे y2 माइनस y1 कितना होगा? H यस, y2 माइनस y1 h हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन का मैं कुछ नाम रख दूं, ये तो 2 था, इसको मैं 3 कह दूं और इसे मैं 4 कह दूं। सो अगर मैं 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूं सो आपको v1 मिल जाएगा विच इज रूट ओवर इट्स 2 बाय रो p2 माइनस p1 प्लस 2gh। अब इसमें अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि ये जो 2 और 1 एंड है दोनों ओपन है, इफ बोथ, देखो 1 तो ओपन है ही एंड 2 आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। मुझे बता सकते हो दोनों जगह प्रेशर कितना हो जाएगा अगर मैं दोनों को ओपन कर देता हूं, 1 और 2 दोनों? इक्वल। एंड 1 और एंड 2 दोनों को अगर मैं ओपन कर दूं, इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल इज राइट
atmospheric pressure. atmospheric pressure, right? So both P1 and P2 will be equal to atmospheric pressure P0. So that means अगर यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ 6th, इसे मैं कह देता हूँ 5th. तो 6 को अगर मैं 5 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो V1 आएगा, इट्स रूट ओवर 2 by rho P0 minus P0 plus 2GH. ये टर्म तो 0 हो गई, रूट ओवर 2GH. तो एग्जैक्टली वही वेलोसिटी है. अगर h हाइट से आप एक स्टोन थ्रो ड्रॉप कर दें तो वो भी इसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, और यहां से यहां जो लिक्विड नीचे आ रहा है उसकी भी वेलोसिटी से है. इसी को टॉर्सलीज थ्योरम कहते हैं. यहां तक क्लियर है? तो मैं कुछ चीजें और बताऊं आपको एक्स्ट्रा. सर ये जो कंडीशंस मैंने लिखी है इन्हीं कंडीशंस पर होगी. बिल्कुल जी मित्री. सर हमने सर वो सेकंड वाले एंड की वो उसका कांटेक्ट नहीं है, हमने अज्यूम किया है कि है. सेकंड वाले एंड का किसके साथ कांटेक्ट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाँ के मैंने कहा ना, अगर दोनों ओपन है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, जैसे ही आप ओपन कर दोगे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तब तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. अगर आपके पास सामने एक ग्लास में कुछ पानी रखा हुआ है, ओपन है ऊपर से, तो उस ग्लास का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा टॉप सरफेस का. यस सर. सर और ये सर V1 स्क्वायर वाली इक्वेशन में हमने 2 और रो को इनटू किया था ना अलग से. हाँ, क्योंकि वो यहाँ था ना हाफ रो वी स्क्वायर. यस सर. 2 बाय रो को यहाँ मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सर दूसरे वाले में यहाँ नहीं सर, वो प्लस के बाद. ये वाला ना टर्म यस सर. पर एक हाफ रो था, तो जब मैं उस हाफ रो को यहाँ लेकर जाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से. यस सर, आपने मतलब एक साथ सारा कर दिया ना. साथ साथ. यस सर. सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब समझिए जरा. अब यहीं से ना आप प्रोजेक्टाइल यूज कर सकते हैं. भाई इसका मोशन प्रोजेक्टाइल की तरह ही तो होगा और ये रेंज हो जाएगा. तो यूजिंग रिलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जब आप रिलेशन यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं जो रेंज होगी, रेंज होती थी u रूट ओवर 2h बाई जी. u पता है आपको, u किसके इक्वल है? v1 के इक्वल. तो ये जो यहाँ से लिक्विड आएगा बिल्कुल इसका पाथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह होगा और यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा. तो ये जो रेंज है, इस रेंज को आप लिख सकते हैं इट्स u रूट ओवर 2h बाई जी. इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? न्यूमेरिकल्स में रेंज में यूज कर लूंगा. कुछ नहीं कह रहे हो, इसका मतलब सब क्लियर है बिल्कुल. हाँ, एक न्यूमेरिकल में दे देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं. लिखिए इतना. यस यश. सर ये डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इंडिपेंडेंट होगा. डेंसिटी एंड, हाँ डेंसिटी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना. आप वाटर को किसी कैसे भी कंटेनर में डाल दीजिए, उसकी डेंसिटी तो सेम रहेगी. डेंसिटी तो चेंज नहीं करेगी. हाँ अब्दुल्ला जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं. ऐसी ना यश, आप वाटर लीजिए, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. वाटर को आप ग्लास में रखिए या वाटर को आप किसी बड़े कंटेनर में डाल दीजिए, डेंसिटी तो चेंज होगी. यश सर तो ये वाटर के लिए valid है. ये तो आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए ना, उसी की डेंसिटी पर ही तो डिपेंड कर रहा है.
इनफैक्ट डेंसिटी तो कैंसिल हो गई, यहाँ ये टर्म जीरो हो गई तो डेंसिटी जीरो, डेंसिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फाइनल एक्सप्रेशन में डेंसिटी तो नहीं आएगी। मैं एग्जैक्ट ना आपका कंसर्न समझ नहीं पा रहा हूँ यश, की डेंसिटी आप किस इक्वेशन को लेकर ज्यादा कंसर्न? सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी और वाटर लें तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्या? सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी अगर ये दोनों h हाइट से आ रहे हैं। दैट्स बेसिकली बर्नौलीज। ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी और किसी पे नहीं। फिर मैं रब कर दूं इसे, यश हो गया? Yes, sir. Sure. बिल्कुल बिल्कुल मैत्री, v1 को रेंज की इक्वेशन में डालेंगे तभी रेंज आएगी। एक बार v1 आ गया ना तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो कुछ भी पढ़ा था वो सब आप यहाँ यूज कर सकते। क्वेश्चन देखिए, एक ड्रम है आपके पास, 30 सेंटीमीटर का ड्रम है रेडियस, has capacity 220 decimeter cube of water। ऐसे आप याद रख सकते हो, अगर आपको कन्वर्जन चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 10 raised to the power, चलो अभी इसको लिखता हूँ डेसीमीटर क्यूब का रिलेशन, 220 decimeter cube of water। It contains 198 decimeter cube of water and is placed on solid block of exactly same size as of drum। A small hole is made at lower end of drum perpendicular to its length, find first part। Velocity of water from hole, second range of water, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। वैसे फिगर दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं कि आपको ये इस तरह से एक ये ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर आपने एक कंटेनर रख दिया, कुछ हाइट h है, h प्राइम है, यहां आपने होल किया हुआ है जहां से लिक्विड आ रहा है, तो लिक्विड कुछ ऐसे जाके गिरेगा।
सो आपने होल बिल्कुल यहाँ बेस में किया, आपको हाइट नहीं दी, तो आपका सबसे पहला तो काम ये होगा किसी तरह से आप हाइट कैलकुलेट कर लें। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा दिया है ना, ड्रम का रेडियस दिया है, ड्रम की कैपेसिटी दी है, आई एम श्योर वहां से आप हाइट निकाल सकते हैं। और भाई ये रिलेशन लिख लीजिएगा, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जहां डेसीमीटर दिया है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर कन्वर्जन फैक्टर यूज कीजिएगा। चलिए मुझे हाइट कैलकुलेट, चलो हिंट दे रहा हूं मैं हाइट कैलकुलेट करने के लिए। और हाइट कैलकुलेट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल। हाइट इज बेसिकली लेंथ, ये जो लेंथ है। वॉल्यूम आप जानते हैं कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, रेडियस जानते हैं रेडियस कितना है, तो ख्याल से आप लेंथ निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीजें और लिख लो। ये लेंथ है, लिक्विड इस हाइट तक भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा। नहीं 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 नहीं, आपको जरूरत है गौरव, लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब। सब कुछ आप सीजीएस में दिया हुआ है, सीजीएस में यूज कर सकते हो। जीबी याद रखना, सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो मानस ये 700 में 9 क्या आ रहा है, एल या एच? एल, एल की वैल्यू सही है। एल की वैल्यू है, एच भी निकालो। ये लिक्विड देखो, कंटेनर की पूरी कैपेसिटी है 220, उसमें लिक्विड है 198। चलो मानस का आंसर सही आ रहा है, मुझे एल निकाल के दिखाओ, फिर इसी तरह से सोचो कि एच कितना आएगा। और कोई आंसर नहीं है मानस के अलावा। हिंट सामने दिया हुआ है, इसके बाद भी परेशानी है। हाइट मानस का मानस लेंथ से आ रही है। मेत्री, ये यूनिट क्या है? सो वो मैंने एल लिखा था, इज इक्वल टू लिखना भूल गई। सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है, क्या है? सो सेंटीमीटर। गलत आ रहा है। कैस्पल हाइट सही है, लेंथ निकालो। हाइट सही है मानस की। यश हाइट गलत आ रही है। युवराज ठीक है, युवराज आंसर सही है। बाकी और किसी से नहीं हो रहा। चलिए, हाइट और लेंथ तो एटलीस्ट मैं बता ही दूं, उसके बिना तो क्वेश्चन ही शुरू ही नहीं हो सकता। L is length of container. तो आप ये लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको दिया है 220 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब।
पाई रेडियस ऑफ कंटेनर दिया है 30 स्क्वायर इनटू लेंथ। सो यहां से आप लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ हो जाएगा इट्स 220 इंटू 10 रेज पावर 3 बाय पाई इंटू 900। तो जब आप कैंसिल करोगे ये कैंसिल हुआ, तो इट्स 22 इंटू 10 रेज पावर 3। पाई को लिख दिया मैंने 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज इक्वल टू। सो 22 से 20 कैंसिल हो गया, ये L आ गया, ऊपर चला जाएगा 700/9 सेंटीमीटर। ये लेंथ है 700/9 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ है। अब लेंथ आ गया तो आप H भी निकाल सकते हैं। भाई H के लिए आप क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वाटर दिया है इज पाई r स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 198 डेसीमीटर क्यूब, तो 10 रेज पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इट्स 22/7, रेडियस इज 30 स्क्वायर इंटू H। इसे आप सॉल्व करेंगे, इट विल बी 70 सेंटीमीटर। H आया 70। अब मुझे V कैलकुलेट करके बता दो V कितना आ रहा है। V आ रहा है 1014। ओके, चेक करते हैं अभी कैस्पल। भाई और कुछ आंसर्स? अच्छा, G को कन्वर्ट नहीं किया था। चलिए, और तो किसी का आंसर आता हुआ नहीं दिख रहा, मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ओके, मेथ्री का कुछ आया आंसर। अब देखो, अब तो चीजें बहुत ट्रिवियल हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल दो। अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगा, इट्स रूट ओवर 2gh। हाइट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट्स 2। G इज 980, सब्सिडियस ले रहे हैं आप, और हाइट कितनी है 70, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है तिशा, सेकेंड पार्ट देखिए, आप रेंज लिख सकते हैं। रेंज होता है u रूट ओवर 2h/g। अब देखो ये h क्या होगा, h प्राइम के इक्वल होगा ना, और h प्राइम कितना है, जितनी ड्रम की लेंथ थी ये l के इक्वल है। तो h पे रेंज इस पे डिपेंड करती है ना, कितनी हाइट से लिक्विड नीचे जा रहा है। ये हाइट कितनी होगी, लेंथ के इक्वल। लेंथ कितनी है h प्राइम कितना है 70/700/9 सेंटीमीटर। u कितना है v के इक्वल, which is root over 980 into 140 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है, रेंज मिल जाएगी आपको। यहां से आपको रेंज मिल जाएगा, रेंज इज u which is root over 980 into 140 root over 2h prime, 2 into h prime which is 700 by 9 into g which is 980। वही पूरा आप सॉल्व करेंगे, अराउंड 147 सेंटीमीटर आता है, अराउंड 147। इसे तो लिखो, अभी एक क्वेश्चन और है। सर यस मैत्री।
सर वो हाइट पक्का 70 ही है, श्योर है? हाँ हाँ 70। नहीं सर, मैं पूछ रही थी सर। हाँ हाँ बिल्कुल 70, बिल्कुल 70। ओके ओके। ठीक है, इतना लिखिए, फिर एक और करते हैं। एक आखिरी डिवाइस और है। अच्छा गौरव, ठीक है गौरव, ये तो सही था। इसको रब कर दूं मैं? एक और क्वेश्चन करो, शायद वो आप लोगों से सॉल्व हो। और इसका मुझे फाइनल आंसर बताना, थोड़ा सा ट्रिकी है एक लाइन का क्वेश्चन। रब कर दूं इसे? सुधांशु, क्लियर हुआ? चलो गुड, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑरिफिस पर है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले वाले से तो इजी है, लेकिन आप कितनी अकल लगा पाते हैं। तो एक लिक्विड कॉलम है, ऊपर तक लिक्विड भरा है, खुला हुआ टैंक है। तो मैं ऊपर से ना इसे ओपन कर देता हूँ, ये टैंक ऊपर से ओपन है। और जो ऑरिफिस है वो ऑरिफिस यहाँ का है, ये ऑरिफिस है। ये जो हाइट है पूरी, ये पता नहीं क्या है। देख लेना, शायद तुम्हें इस हाइट की जरूरत पड़ेगी। एट व्हाट वेलोसिटी डज वाटर emerge from an orifice in a tank in which gauge pressure is 3 into 10 raised power 5 pascals before the flow starts. चलिए करिए इसको। सर सर यस मित्री, बताइए। हाँ मित्री बोलिए। सर ये लास्ट में आपने जो एरो बनाया है वो किसके लिए आप होल बता रहे हो? जी ये वही हो रही है, ऑरिफिस है, ओके। ये ऑरिफिस है, ऑरिफिस। यश, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? हाँ लेकिन h नहीं पता ना गौरव, दिस h इज अननोन। h क्या? हाँ गौरव, बट h इज अननोन। कैश तो यही है, किसी तरह से h कैलकुलेट करो, फिर आएगा 10√12। नहीं यार, कैस्पल
नो कैस्पेल नो। मानस सही करा, यश का आंसर सही है। अरे देखो गेज प्रेशर दिया है यार, गेज प्रेशर दिया है, गेज प्रेशर होता है क्या है, ρgh। इसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा वो इतना है, यहाँ से h निकाल लो, h कितना आ जाएगा, p बाय ρg। p कितना है 3 into 10 raised power 5, rho is 1000, g is 10, h is 30 मीटर आ गया, कितना होगा ना 3 into 1000 into 10। हाँ प्रेशर निकाल लीजिए। वेलोसिटी क्या होता है, √/2gh। तो आ गया 2, g को 10 ले लो, h को 30 ले लो, तो ये आ गया √/600 मीटर पर सेकंड। सुधांशु √2600, 10√6। हाँ, it's around 24. Yes, Sudhanshu, it's around 24. Excuse me, sir. 596 हो जाएगा। Yes, युवराज। सर रो जी एच P is equal to रो जी एच, सर ये फॉर्मूला कौन से चैप्टर में था? हाँ, यही से तो फ्लूइड हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक ऑफ फ्लूइड। ओके सर। पहली क्लास। ये क्लास 2 बार हुई थी, एक बार फैसल सर ने शायद ली थी और मैंने भी लिया था। अच्छा सर, समझ गया कौन सी क्लास। हाँ जी। भाई लिख लिया?